नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल का अध्ययन हम करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है नेटको फार्मा। और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन का अनुरोध हमें वैसे तो कई साथियों ने किया है, लेकिन सबसे पहले सुभाष पाटिल साहब ने किया है, तो उनके अनुरोध पर प्रस्तुत है इस नेटको फार्मा कंपनी का बिजनेस मॉडल का एनालिसिस। ये एनालिसिस में शुरू करूँ, मैं आपको पहले एक बात कह दूं कि यहाँ पर चूंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है या दवाई की कंपनी है, तो कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स, कुछ लॉ से रिलेटेड टर्म्स, कुछ दवाइयों से रिलेटेड टर्म्स, कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स वो आएंगी ही आएंगी। कोशिश मैं ये करूँगा कि बहुत आसान सरल शब्दों में उन्हें समझाने की कोशिश करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं नेटको फार्मा के बारे में। तो देखिए, ये कंपनी जो है एक मिड साइज़ कंपनी है, फार्मास्यूटिकल दवाई बनाती है और ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। 1981 में इस कंपनी की स्थापना हुई और इसमें दो खास बातें हैं। एक खास बात तो ये है कि ये जो है स्ट्रॉन्ग R&D वाली कंपनी है। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये रिसर्च करके नया मॉलिक्यूल दवाई का बनाती है और ये अमेरिका में उसको इंट्रोड्यूस करती है। अमेरिका इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरी बात ये कि ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। बैकवर्ड इंटीग्रेटेड का मतलब ये कि ये जो है दवाई बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आवश्यक है ना, वो भी खुद ही बनाती है। ओरिजिनल केमिकल्स ये प्रोक्योर करती है कहीं से, और उसके बाद जो उसके बीच के जितने भी केमिकल्स वगैरह या इंटरमीडिएट्स हैं उनकी मदद से उनको ये फाइनल प्रोडक्ट या दवाई ये खुद ही बनाती है। अब जान लेते हैं कि इसके टोटल सेगमेंट्स कितने हैं। तो इसके बेसिकली तीन तरह के ये काम करती है। एक तो ये फॉर्मुलेशंस बनाती है, एक API बनाती है, और एक जो है ये क्रॉप हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो ये जो क्रॉप वाला जो इनका हिस्सा है, क्रॉप से रिलेटेड जो ये काम करते हैं, फसलों से रिलेटेड दवाइयाँ वगैरह, वो उससे इनका जो रेवेन्यू है वो 1.3% आता है। तो वो इनसिग्निफिकेंट है, बहुत मामूली है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की उस तरफ आवश्यकता नहीं है। जो दो सेगमेंट है, एक फॉर्मुलेशन और एक API का, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, फॉर्मुलेशन का मतलब ये है कि फाइनल दवाई, अगर मैं दवाई के कंटेंट में, यानी कि जो दवाई का एक्चुअल कंटेंट होता है, उसको API बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और उस कंटेंट को किसी चीज़ में बांध कर इन द सेंस कि अधिकतर जो दवाई, जो टैबलेट होती है ना, उसमें दवाई का अंश बहुत कम होता है, और बाकी सारी जो चीज़, वो इतनी बड़ी गोली जो आपको दिखाई देती है, उसमें बाइंडर वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर में जाकर तुरंत घुल जाएं और उस दवा को रिलीज़ कर दे। तो फॉर्मुलेशन का मतलब ये है कि फाइनल दवाई, और API का मतलब ये है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या दवाई का एक्चुअल कंटेंट। तो ये जैसे मैंने बताया, ये फॉर्मुलेशन में और API में है, तीसरा क्रॉप साइंसेस में है। तो फॉर्मुलेशन में ये इनके दो मार्केट्स हैं, एक डोमेस्टिक मार्केट भारत में और एक विदेशों में, जहाँ पर इनका अमेरिकन बहुत ही बड़ा और सिग्निफिकेंट मार्केट है। इसके अलावा एक API है, तो API से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 4.2% आता है। फॉर्मुलेशन से 78.6% एक्सपोर्ट से आता है और डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन से 8.4% आता है। तो आप ये समझ लीजिए, जो इनका जो मेन बिजनेस है वो है फॉर्मुलेशन का, और फॉर्मुलेशन में भी जो एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन है या ये जो दवाइयाँ बाहर एक्सपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर बनाकर, वो सबसे बड़ा इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है। तो आपको इस कंपनी को समझने के लिए उन मार्केट्स को जहाँ ये अपनी दवाइयाँ भेजते हैं या बेचते हैं, तो उन मार्केट्स को समझना आवश्यक है। तो जैसे 40 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है, 8 इनकी भारत में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, और 2 इनके ज़बरदस्त R&D सेंटर्स हैं। तो बात करते हैं पहले कि ये मेजर इनके मार्केट्स जो हैं, एक्सपोर्ट मार्केट, वो कौन कौन से। तो इनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो है अमेरिका। तो ये अमेरिका में कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स बनाते हैं
और नीश मार्केट में काम करते हैं। अब ये दोनों तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं सरल शब्दों में। तो जेनरिक दवाइयाँ वो होती हैं जिनका पेटेंट एक्सपायर हो चुका होता है या तो, है ना। और जो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये कि जो आसान तरीके से उसको बनाना या उस दवाई को डिज़ाइन करना वो बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसा ये क्यों करते हैं कि भाई नीश में भी, नीश का मतलब कुछ सर्टेन एरियाज़ में ही ये दवाइयाँ बनाते हैं। तो नीश भी है और इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स भी बनाते हैं। तो इसका कारण ये है कि जो नीश में पहली बात तो लोग ही बहुत कम होते हैं, इसलिए कंपटीशन की बात ही ख़त्म हो गई। नीश का मतलब बहुत ही एक छोटे सेगमेंट के लिए, स्पेशलाइज सेगमेंट के लिए, कि जैसे पर्टिकुलर कोई कैंसर की दवाई के लिए। दूसरा क्या है, जब आप कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स बनाते हो तो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स का मतलब ये वो दवाइयाँ जिनको आसानी से कोई कंपनी डुप्लीकेट या उस तरह की दूसरी दवाई ना तो बना सके ना उसकी डिज़ाइन कर सके। तो ऐसी दवाइयाँ, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो बैरियर्स टू एंट्री है ना वो बढ़ जाता है। यानी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है ना वो कम हो जाते हैं। जब कॉम्पिटिटर्स आपके कम हो गए तो आपका मार्जिन और आपकी जो मोनोपोली है एक तरीके से ये समझ लें आप, या 2 या 3 या 4 ही प्लेयर उस एरिया में होंगे तो मार्जिन और आपका रेवेन्यू जो है ना वो आसान हो जाता है। तो ये एक्चुअली कंपनी की डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी है। वो इसलिए क्योंकि ये कहते हैं कि देखो भाई हम जो है ना हमारा R&D बहुत ही शानदार है, इसलिए हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट बनाने में डरते नहीं हैं। इसलिए इनका जो मेजर फोकस है वो US में इस तरह के प्रोडक्ट में है। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से US में अपनी दवाइयाँ बेचते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अगर पैरा 4 वाली वो दवाइयाँ हैं, पैरा 4 ड्रग्स क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको। तो पैरा 4 वाली दवाइयाँ हैं तो उसके लिए ये क्या करते हैं, वहाँ पर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से अरेंजमेंट करते हैं और ये अपनी जो दवाई है वो उसको बेचने के लिए कहते हैं और प्रॉफिट जो है आपस में शेयर कर लेते हैं। अब ये पैरा 4 दवाइयाँ जो है वो समझना बड़ा आवश्यक है नेटको फार्मा को समझने के लिए। तो पैरा 4 का मतलब ये कि मान लीजिए एक कोई कंपनी है जिसका पेटेंट जो है ना ऑलरेडी चल रहा है, दवाइयों का पेटेंट ऑलरेडी चल रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी दवाई को ये बोलते हैं कि भाई ये दवाई जेनरिक है और ये जो दवाई है ये भी उतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी ये ब्रांडेड दवाई है, और हमें अमेरिकन गवर्नमेंट से कहते हैं हमें इस दवाई को मार्केट में लॉन्च करने की परमिशन दो। तो अब क्या होता है, अगर वो एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है, मंजूर किस बेसिस पे होती है कि भाई ये जो दवाई नेटको फार्मा वाला लॉन्च कर रहा है वो ये जो एग्जिस्टिंग दवाई है जो ब्रांडेड है जिसका पेटेंट है उसके पेटेंट को किसी तरीके से चीट नहीं कर रहा है या उसको कॉपी नहीं कर रहा है या उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो सरल शब्दों में मैं ये बता दूं कि जो पैरा 4 की दवाइयां हैं वो जेनरिक दवाइयां हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी पेटेंटेड दवाई को चैलेंज करती हैं और वो कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती होती हैं। तो उनकी बिक्री क्या है, आसान हो जाती है क्योंकि वो सस्ती होती हैं तो लोग आसानी से लेते हैं उसको। तो जैसे मैंने बताया पैरा 4 की दवाइयाँ ये किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी जो अमेरिका वाली होती है उनसे मिलके सेल करते हैं और जो बाकी नॉर्मल जेनरिक्स हैं वो ये खुद अपने लेवल पे ही सेल करते हैं। अब ये तो रही बात इनके डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके अलावा इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक डैश फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये US में कंपनी थी जिसको इन्होंने एक्वायर किया और उसको नेटको USA LLC का नाम दे दिया। तो अब इनका जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड का मतलब ये कि जो इनके बिहाफ पर दवाइयाँ बेचता है तो वो इनकी खुद की ये सब्सिडरी है। अब इनकी और सब्सिडरीज नेटको फार्मा की कहाँ हैं, तो देखिए ब्राज़ील में इनकी सब्सिडरी है, वो भी फ्रंट एंड का काम करती है, दवाइयाँ इनकी और बेचती वो है। फिर कनाडा में इनकी सब्सिडरी है, फिर सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया में, और इस तरह से इंडोनेशिया और कोलंबिया वगैरह कई जगह इनकी सब्सिडरीज है। एक्चुअली उन मार्केट्स में कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेसिकली मार्केट और सेल करने के लिए। अब भारत की बात करें तो भारत में बेसिकली ये जो है ऑन्कोलॉजी वाले सेगमेंट में प्रेजेंट है। ऑन्कोलॉजी का मतलब ये कैंसर की दवाएं जो हैं उनमें ये
मेजर ये एक्चुअली ये अमंग द जितने भी कैंसर की दवाएं बनाने वाले हैं उनमें से काफ़ी अच्छा शेयर, उन सब में से काफ़ी अच्छा शेयर नेटको फार्मा वालों का है। इसके अलावा ये हेपेटाइटिस सी उसकी दवाई भी ये बनाते हैं। इसके अलावा ये डायबिटीज़ और कार्डियोलॉजी से रिलेटेड दवाइयाँ भी बनाते हैं। अब इनका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका खुद का भारत में जैसे एमआर वगैरह होते हैं तो उस तरह का इनका खुद का सेल्स नेटवर्क है, स्पेशलाइज सेल्स नेटवर्क है। और जो कैंसर की दवाइयाँ हैं जिसमें ये अमंग द मार्केट लीडर्स हैं वो ये डायरेक्टली हॉस्पिटल्स को भी सप्लाई करते हैं। तो ये इनके डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात है। अब मैं बात करूं इस कंपनी के स्ट्रेंथ की तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त R&D फोकस्ड है, क्योंकि कोई भी जब अमेरिका में कोई भी कंपनी जब कॉम्प्लेक्स जेनरिक में नीश मार्केट में अमेरिका में होती है तो वो बिना R&D के सर्वाइव नहीं कर सकती। तो एक तो स्ट्रॉन्ग R&D इसका बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इस कंपनी का। दूसरा क्या है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स हैं जैसे मैंने बताया, और काफ़ी 8 या 10 दवाइयों का मेजर इनका पोर्टफोलियो है और जिनसे इनका रेवेन्यू आता है। फिर प्रमोटर्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। इनके जो MD हैं वो करीब 40-45 साल का उनका इस मार्केट में दवाइयों के मार्केट में अनुभव है और वो US में भी काम कर चुके हैं। फिर क्या है कि जो R&D पे मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये करीब 8 से 10% का खर्चा हर साल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस कंपनी को जो है ना हाई रिस्क और हाई गेन वाली कंपनी बनाती, क्योंकि R&D अगर सक्सेसफुल हो गई तो आप ये समझ लीजिए कंपनी का एकदम से प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स में बूस्ट आता है। और अगर R&D सक्सेसफुल नहीं हुई या किसी तरीके से कोई बाज़ारों में प्रॉब्लम आई तो फिर उस कंपनी का भाव भी उतनी ही तेज़ी से ही गिरता है। अब वीकनेसेस बात करें तो बात ये है कि इनका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है ना वो जैसे US में है तो 8-9 प्रोडक्ट्स में से इनका जो एक प्रोडक्ट है वो जी रेवलिमिड करके, आपको नाम याद नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये समझ लीजिए 8 या 9 जो इनकी मेजर दवाइयाँ हैं वहाँ पर, उसमें से एक जो दवाई है वो ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और वो दवाई इस वित्त वर्ष के अंत में उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा तो बहुत सारी कंपनी उस दवा को बनाएंगी और इनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा तो मार्जिन भी कम होगा और प्राइसिंग प्रेशर भी रहेगा। तो एक रिस्क तो इनका ये है। दूसरा क्या है कि जो डोमेस्टिक है उसमें से इनके जो डोमेस्टिक जो इनका बिजनेस है फॉर्मुलेशंस का, उसमें से जो टॉप 5 प्रोडक्ट्स इनके हैं उससे इनका करीब 28 से 30% रेवेन्यू आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो इनका जो रेवेन्यू आता है ना वो बेसिकली कुछ ही प्रोडक्ट से आता है, चाहे डोमेस्टिक में हो और चाहे एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन में हो। फिर क्या है इंडिया में ये इनका फोकस ऑन्कोलॉजी पर है। हालांकि ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बाकी भी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उससे रिलेटेड दवाइयाँ ये लॉन्च करें, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इनका फोकस ऑन्कोलॉजी या कैंसर की दवाइयों पे है जिसमें ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो ये जो बिज़नेस है इसमें वर्किंग कैपिटल काफ़ी रिक्वायर्ड है, क्योंकि इनके जो कुछ मॉलिक्यूल्स जो ये बनाते हैं ना उसके लिए जो रॉ मटेरियल है ना वो थोड़ा लंबा टाइम उसको आने में लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि इनको उस मटेरियल को स्टॉक करके रखना पड़ता है। तो इसके कारण इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा सा लंबा है। लेकिन ये जो है ये इनकी कोई वीकनेस नहीं है, ये बेसिकली प्रोसेस से रिलेटेड एस्पेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके कितने ड्रग्स जो हैं वो पाइपलाइन में। तो जैसे मैंने बताया जो पैरा 4 ड्रग्स हैं जिसके थ्रू ये अमेरिकन मार्केट्स में कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो 28 पैरा 4 ड्रग्स के लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा है कि भाई हम इसको अमेरिका के मार्केट में बेच सकें। उसमें से 13 जो हैं वो अप्रूव हो गई हैं और बाकी धीरे धीरे या तो अप्रूव हो जाएंगी या वो जो है वो किसी 2 या 3 मैन्युफैक्चरर जो हैं उनके साथ मिलके ये उसको बेच सकेंगे। फिर
फाइनेंशियल्स की बात करूं तो 16,200 करोड़ का मार्केट कैप है, 28% ROE है, बहुत ही अच्छी ROE है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 4 रुपये का इनका कर्जा है। पी बहुत ही कम है, वो है 9 का। और पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल की सेल 11% बढ़ी है, प्रॉफिट 35% का बढ़ा है। उसका कारण ये कि 3 साल की जो इनकी परफॉर्मेंस है ना, वो इस कंपनी की सही पिक्चर नहीं देगी, इसलिए मैंने लास्ट ईयर से कंपेयर किया इस ईयर का। तो सेल्स जो है बहुत ही कम बढ़ी है 11%, और प्रॉफिट जैसे मैंने बताया वो 35% बढ़ा है, वो ठीक ठाक सा है। प्रमोटर के पास 49.56% है, FII के पास 17.49% है, DII के पास 5.64% है, और पब्लिक के पास 27.30% है। तो ये रही बात कंपनी की। अब बात ये कि ये जो कंपनी है 28% की ROE है, 11% की सेल्स ग्रोथ है, लेकिन P9 है, शेयर चलता ही नहीं है, रिटेलर इसको ले लेके परेशान है। अब करना क्या है, आखिर चलती क्यों नहीं है कंपनी? तो देखिए, पहला कारण तो मैं आपको बता दूं कि ये एक जो मैंने दवाई आपको बोला जी रेवलिमिड, उसका पेटेंट एक तो एक्सपायर हो रहा है, और वो इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू अर्नर था US में। और जैसे आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि US इनका मेजर मार्केट है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि इन्होंने अभी जो गाइडेंस दी है, जो ट्रम्प साहब ने जो फार्मा कंपनीज के ऊपर कुछ टैरिफ्स लगाए हैं, तो इनका ये मानना है कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण, फिर क्या है, कंपटीशन जो अमेरिका में बढ़ रहा है तेज़ी से और दवाइयों कंपनी के थ्रू, तो उसके कारण, और इंक्रीज्ड R&D एक्सपेंड, यानी R&D पे जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपको नई रिसर्च, अच्छे से रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। खर्चा तो पहले हो जाता है, उसका परिणाम बाद में आता है, आए या ना आए ये भी अनसर्टेन है। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं, इन 3 फैक्टर्स के कारण इन्होंने ये कहा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो अगले साल जो है वो 20%, वो 30% से कम हो जाएगा, और हमारी सेल्स 20% से कम हो जाएगी। तो ये मार्केट को पसंद नहीं आया है। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तब शेयर का प्राइस या तो नीचे जाता है या वो एक रेंज में रहता है। अब बात ये कि आपको क्या करना है, देखिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसमें हाई रिस्क और हाई गेन होने की संभावना है, और जो हाईली रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, और जो अमेरिका के मार्केट में घुसी हुई है, और जिसका ROE फिलहाल 28% है, और जो लो PE का शेयर है, तो अगर ऐसा शेयर आपको पसंद आता हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, उससे डिस्कस करें, और जो मैंने फ्रेमवर्क बताया है आपको, उस पर विचार करके खरीदने या बेचने का कोई निर्णय लें। मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।